भाभी, खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई। आप जो बोलो खाने में चढ़ा दूं। आज मुझे घर जल्दी जाना है। राधा ने घर की बहू स्नेहा से पूछा। आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना ले, साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, ठीक है? भाभी, खिचड़ी भी बना लूं? कल डॉक्टर बाबूजी के लिए खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। राधा ने पूछा तो उसने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी, और बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं, वह दाल चावल खा लेंगे। बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए स्नेहा चली घर के ऊपर की मंजिल पर। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में घर का बैठक था और घर के मालिक अनिरुद्ध जी और रमा जी रहते थे। उनके बेटे, बहू और पोती का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अनिरुद्ध जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अनिरुद्ध जी के घर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अनिरुद्ध जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी और साथ में बेटे के साथ ने उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल हो गए। दोपहर के समय पति और बेटे का आने का समय हुआ। रमा जी रसोई में गईं देखने क्या क्या तैयार हुआ। राधा, क्या क्या बनाया? अम्मा, दाल चावल, आलू की सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ, और बाबूजी के लिए मूंग दाल वाली खिचड़ी, वह तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुना राधा चुप हो गई। वह अम्मा, भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वह बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए राधा सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते कहते बाहर चली गई। रमा जी गुस्से से बिफर पड़ी। हॉल में आई और स्नेहा को आवाज लगाई, माँ जी, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और रमेश आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? राधा को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया। स्नेहा रमा का सवाल सुनते ही घबरा गई। माँ माँ कहते हुए पसीने छूट गए। रमा जी ज्यादा नहीं बोलती, ना सास बनकर बहुत ज्यादा रोका टोकी करती स्नेहा से, लेकिन इस बात को स्नेहा जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वह कोशिश करती उनके आभा मंडल को चुनौती देने की और उनकी सत्ता को तोड़ने की, लेकिन हर बार वह असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था। स्नेहा चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। उसने सोचा, अब बाबूजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बार बात बता दूं, अभी भी यह गलती मेरी है और वो रसोई भी मैं हमेशा तुम लोगों पर छोड़ देती हूँ। तुम लोग अपनी ज़िंदगी जैसे मन ही जियो, लेकिन यह हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का रहन सहन का फैसला लो। यह घर और गृहस्थी मेरी है, और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर की मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहां जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए रमाजी कांपने लगी। तभी अनिरुद्ध जी के बेटे के साथ आ गए। क्या हुआ, इतना सा सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना। इतना खाने की इजाजत तो है ना? हाँ हाँ, बस सब तैयार है, कहते हुए रसोई में गई
और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद अनिरुद्ध जी बेटे रमेश के साथ दुकान चले गए। रमा जी ने स्नेहा को बुलाया और बोली, स्नेहा क्या सोचा है, आज शाम तक अपना रसोई जमा लो। मैंने अनिरुद्ध जी और रमेश के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम चाहो वैसा हो। स्नेहा डरी हुई थी। अब तो उसकी हालत खराब थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी गलती ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएंगी। रमेश कोई तकलीफ और उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़प्पन है कि आपने रमेश और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा, कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रमा जी ने बहू के हाथ पकड़ अपने पास बैठा लिया और बहू, मैं भी चाहती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब से ब्याह कर आई तब से मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी की भावनाओं का ख्याल रखकर किसी का मन ना दुखाओ। राधा जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती हूँ खुद ही तुम सब कुछ बता दो। किसी गृहस्थी को बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन पति पत्नी की मेहनत, उनके अपने सपने और अपना धैर्य, जाने क्या क्या। तुम्हें सभी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। बड़ा या छोटा, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। रमा की आंखों से आंसू आने लगे हैं। उनके आंसू पहुँचे। अपनी जिम्मेदारियां खुद ही सीखनी होती हैं। किसी से लेना या मांगना नहीं होता, जिसे संभालना होता है, जिसे समझना होता है। मैं तो आज तक जिम्मेदारियां और अधिकार जमाना चाहती थी, अब नहीं। मैं एक एक कर सब सीख कर रहूंगी, आपकी तरह, कहते हुए उसने स्नेहा को गले लगा लिया और उसे सीने से लगा लिया और वह समझ गई। सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। वह माफ़ी मांगने लगी। यह स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।